हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पेट का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया है और इसके फॉर्म ही जल्दी ही अप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। तो इसके लिए अब हम लोगों को इसकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। और आप लोगों को पता ही है कि इसी आधार पर हो सकता है कि लेखपाल वाली भर्ती भी जो आने वाली है इसी आधार पर आए। तो इसके लिए हम लोगों को इस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इसकी अब इस बार ये पेट होने वाला है, इसकी वैधता 3 साल की होने वाली है। इससे पहले जितने पेट होते थे वो केवल 1 साल के लिए ही मान्य होते थे, लेकिन ये 3 साल के लिए मान्य होगा। इसलिए आप लोगों को इस पर विशेष ध्यान देना है। और आप लोगों को पता है, किसी भी अच्छे स्टूडेंट या आप लोग किसी भी टॉपर का अगर इंटरव्यू या कुछ भी देखते हैं, कोई भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, अगर वो अच्छा स्टूडेंट है तो सबसे पहले वो अपना सिलेबस देखता है। उसके बाद प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाकर देखता है कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग पहले क्या करने वाले हैं, हम लोग सबसे पहले ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे। और ये आप लोगों को पता होगा कि 28 अक्टूबर के पहले शिफ्ट का ये पेपर मैंने यहाँ पर लिया है और सारे जीके जीएस के क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। इससे आप लोगों को ये पता चलेगा कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा कंटेंट हमको पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के ओरिएंटेड है। तो इसलिए सबसे पहले वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं ये 28 अक्टूबर को जो पेपर हुआ था, 28 अक्टूबर 2023 को, उसके फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो देखिए, सारे क्वेश्चन को यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये परीक्षा तिथि 28 अक्टूबर 2023 की प्रथम पाली का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी, जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बनेगा? तो आप लोगों को पता होगा कि जब शिवाजी का शासनकाल चल रहा था और उसके पहले तक, तो शिवाजी के समय तक जो वो मराठा साम्राज्य की राजधानी जो थी वो सतारा थी। क्वेश्चन बहुत बार आया है कि मराठा साम्राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? सतारा थी। तो सतारा थी, लेकिन जब शिवाजी की मृत्यु हुई और उसके बाद फिर इनके 2 पुत्र थे, फिर उसके बाद मराठा साम्राज्य 2 भागों में बट गया। उसके बाद संगोला की संधि हुई। जब उसके बाद जब मराठा साम्राज्य का जो उत्तराधिकारी बन गए वो पेशवा होने लगे, जब पेशवा होने लगे तब उस समय राजधानी कहाँ चली गई थी? तो उस समय साम्राज्य की राजधानी पूना कहाँ चली गई थी? पुणे चली गई थी। तो ये ध्यान रखिएगा। आप लोगों को पता होगा कि प्रथम पेशवा पूछा जाता है, प्रथम पेशवा कौन थी? तो आप लोगों को पता होगा बालाजी विश्वनाथ पहले पेशवा थी और उन्हें द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है मराठा साम्राज्य का। तो ये भी ध्यान रखेंगे। और अगर पेशवों से आप लोगों को क्वेश्चन पता होगा तो आप लोग जानते होंगे नाना साहेब को। किसे जानते होंगे? नाना साहेब को। और आप, इनका नाम क्या था? बालाजी बाजीराव। क्या नाम था इनका? नाना साहब का नाम था बालाजी बाजीराव। और इन्होंने मराठा साम्राज्य का बहुत विस्तार किया था। तो आप लोगों को पता होगा कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो नाना साहब, जिनका नाम है बालाजी बाजीराव, इन्होंने कानपुर से नेतृत्व भी किया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीक़े से ध्यान रखेंगे। क्या कि शिवाजी की मृत्यु के बाद जो मराठा साम्राज्य थी, जो उसके उत्तराधिकारी बन गए थे पेशवा, उन्होंने अपनी राजधानी कहाँ बनाया था? तो पूना या पुणे में। ये ध्यान रखिए। और मराठाओं की पहले राजधानी कहाँ हुआ करती थी? सतारा में। ये दोनों क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। और मैं बता दूं आप लोगों को, सारे के सारे क्वेश्चन जितने जीके जीएस के हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ के हैं? एनसीईआरटी के हैं। और आप लोग अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी देखेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि क्वेश्चन का लेवल क्या रहेगा, उसके डिफ़िकल्टी का लेवल, तो बिल्कुल एनसीईआरटी रहेगा, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा। उसने बिल्कुल अच्छे से लिखा है नीचे, अगर आप लोग पढ़ेंगे। और सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी के ही हैं। महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिनका क्या अर्थ है? आप लोग ये प्राचीन इतिहास क्लास 6 की एनसीईआरटी उठाकर देखेंगे, चैप्टर नंबर 5 का ये क्वेश्चन बिल्कुल वहीं से लिया गया है। ये बिल्कुल वहाँ महावीर स्वामी जी के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीक़े से विस्तार से बताया हुआ है, वहीं का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? महावीर स्वामी को जिन के नाम से जाना जाने लगा, जिनका क्या अर्थ है? तो यहाँ पर आंसर तो दिया ही है, लेकिन हम लोग थोड़ा समझते हैं। जिनका अर्थ क्या होता है? विजेता। आप लोग अब महावीर स्वामी से जो क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखेंगे कि ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, ये सभी लोगों को पता होगा। और इन्होंने 30 साल की आयु में अपने घर को त्याग दिया था, और जब इन्होंने अपने इंद्रियों को बस में कर लिया, इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो ये जिन कहलाए। फिर जिन का अर्थ क्या हुआ? विजेता। जब इन्होंने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया तब ये जिन कहलाए, यानी कि विजेता कहलाए। और इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम वर्धमान था, पूछा जाता है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला देवी था। ये किस राजवंश से थे? तो आप
आप लोगों को पता होगा इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के एक राज परिवार इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। तो ध्यान रखेंगे, इक्ष्वाकु वंश में इनका जन्म हुआ था, राज परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो वैशाली, जो कि वर्तमान में बिहार में है। तो इनसे इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे। क्या? ये 24वें तीर्थंकर थे जैन धर्म के। इनके बचपन का नाम वर्धमान था। इनका जन्म वैशाली में हुआ था, इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। और इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, इनकी माता का नाम त्रिशला देवी था। तो ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये जिन कहलाए, और जिन का अर्थ क्या होता है? विजेता। क्लास 6 के चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। और यही सभी लोग जब पेपर देकर आए थे तो क्या कह रहे थे कि पेपर बहुत हार्ड आया था। पेपर हार्ड क्यों आया था? क्योंकि कोई भी एनसीईआरटी बुक नहीं पढ़ता। सभी लोग बहुत सारा कंटेंट पढ़ लेते हैं अलग अलग बुकों से, लेकिन एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ता, और सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे गए। तो यही होगा कि पेपर हार्ड आया। इसीलिए आप लोग पहले प्रीवियस ईयर का अच्छे से सारे शिफ्टों का क्वेश्चन देख लेंगे, उसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे तो पता चलेगा कि पढ़ना कहाँ से है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो आप लोग ये क्वेश्चन आप लोगों ने एमटीएस में भी देखा होगा, सीएचएसएल में भी देखा होगा कि ये पूछा जाता है कि अशोक के अभिलेखों के या अशोक के शिलालेखों के अनुसार कौन सा मौर्य साम्राज्य का प्रांतीय केंद्र नहीं था। और ये बहुत बार आता है, ध्यान रखेंगे। तो इंद्रप्रस्थ जो है वो अशोक के शिलालेखों के अनुसार एक राजनीतिक केंद्र नहीं था। तो अशोक के अभिलेख से बहुत क्वेश्चन आता है, आप लोगों को पता होगा। अगर आप लोग क्लास 6 की ही एनसीईआरटी उठाकर देखेंगे तो पहले ही चैप्टर में आप लोगों को पता चलेगा कि शिलालेख क्या होता है, अभिलेख यानी कि स्तंभ लेख क्या होता है। उसके बाद आप लोग ताड़पत्र, भोजपत्र, इन सब में बहुत अच्छे से डिफरेंस जान पाएंगे। किस क्लास में? क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की। तो उस समय ये सब बहुत विस्तृत से दिया गया है और आप लोग तैयारी के दौरान एनसीईआरटी को ही पढ़ेंगे। तो देखिए क्या अशोक के अभिलेख से अगर हम लोग देखें तो अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आप लोगों को पता होगा कि अशोक ने अपने अभिलेखों में, शिलालेखों में अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया है, और ज़्यादातर उन्होंने किस लिपि का प्रयोग किया है? तो ध्यान रखेंगे, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया है। लेकिन ध्यान रखेंगे कि जो उन्होंने अफगानिस्तान के क्षेत्र में, गंधार के क्षेत्र में जो लिपियों का प्रयोग किया है उसमें ग्रीक या अरमेक लिपि का प्रयोग किया गया है, और ये क्वेश्चन बनते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग। तो अशोक के शिलालेख के अनुसार कौन सा एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन क्या है कि जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख है कि मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रांतीय केंद्र नहीं था? तो ध्यान रखिए इंद्रप्रस्थ ही ऑप्शन में हमेशा आता है। तो ध्यान रखिए कि जो इंद्रप्रस्थ था वह एक राजनीतिक केंद्र नहीं था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोग क्लास 6 की एनसीईआरटी में देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये किया गया है। और विश्वामित्र जो हैं, जो पर्वत से नदियाँ बहती हुई आती हैं, उन्हें माँ के रूप में पुकारते हुए उनसे संवाद करते हैं। और आप लोग देखेंगे तो एक पैसेज में पूरा बहुत विस्तृत से ये दिया हुआ है। एनसीईआरटी का ही सारा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्यास और सतलुज। और उस समय इन नदियों का नाम दूसरा था, जैसे आप लोगों को पता होगा कि वितस्ता, शत्रुदी, परुसड़ी, ये सभी इनके प्राचीन नाम थे। तो ध्यान रखेंगे कि ब्यास और सतलुज और विश्वामित्र के बीच में संवाद का विवाद किया गया है। इनके क्या किया गया है? इनके संवाद का उल्लेख किया गया है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोग कि ऋग्वेद में विश्वामित्र और व्यास और सतलुज, इन 2 नदियों के बीच में संवाद का उल्लेख किया गया है। आप लोग ये ध्यान रखेंगे। अगला कुछ, और ऋग्वेद से आप लोगों को पता होगा कि 10 मंडल है, इसमें 10-28 सूक्त हैं ये। और आप लोगों को पता होगा कि जो साम वेद है संगीत का वेद है। और आप लोगों को पता होगा अथर्ववेद जो है उसमें जादू टोने का वर्णन किया गया है। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। 1722 में कहाँ की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को सौंपी गई थी? तो आगरा। और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि 1722 में आगरा की सूबेदारी किसे सौंपी गई थी? सवाई राजा जयसिंह को।
तो ध्यान रखेंगे। और ये बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है जो एग्जाम में पूछा गया था, सेम टू सेम वही पेपर है, ये आंसर की है ये। देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए। तो देखिए ये किसने कहा था। और आप लोग अब ये एनसीईआरटी उठाकर देखेंगे ना, ये संविधान वाली बुक का पॉलिटी का, तो बिल्कुल एक पैसेज में एक अलग से बॉक्स बनाकर इनके विवाद को, ये जो कहना चाहते थे सोमनाथ लाहिड़ी, उसमें बहुत अच्छे तरीक़ा से दिया गया है। बिल्कुल यही दिया है, आप लोग अगर बुक उठाकर देखेंगे तो ध्यान रखेंगे तैयारी के दौरान सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक को ही पढ़ना है। तो ध्यान रखेंगे कि सोमनाथ लाहिड़ी ने ये अपने फ्रेंड को, ये अपने मित्रों को, इसके लिए अपने सहयोगियों को प्रेरित किया था, यानी कि उनसे कहा कि जो ये संविधान सभा है वो ब्रिटिशों की योजनाओं के आधार पर कार्य कर रही है और वो जैसा चाहते हैं वैसे ही ये बन रही है, वैसे ही ये कार्य कर रही है। तो ये किसका स्टेटमेंट था? सोमनाथ लाहिड़ी का। ध्यान रखेंगे। और संविधान सभा आप लोगों को पता होगा कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी 1946 में। और अलग अलग समितियों के अलग अलग अध्यक्ष बने थे, जैसे प्रांत समिति, संसदीय समिति। प्रांत समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप लोगों को पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पता होगा, पंडित नेहरू। और उसके बाद संसदीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रारूप समिति तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। तो ये सभी आप लोगों को पता होगा। देखिए अगला क्वेश्चन, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? तो स्वराज पार्टी का गठन किया था। आप लोगों को पता होगा कि जब 1922 में असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया था। क्यों ले लिया था? 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, आप लोगों को पता होगा। इस कारण जब गांधी जी ने 1922 में ये वापस ले लिया था, शायद 11 फरवरी को, तो क्या हुआ था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर किसका गठन किया था? स्वराज पार्टी का गठन किया था। कब? 1923 में। ये क्वेश्चन बनता है तो ध्यान रखेंगे। और इसी के बाद आप लोगों को पता होगा गांधीदास समझौता भी हुआ था। तो ये ध्यान रखेंगे कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जी ने मिलकर किसके गठन किया था? तो स्वराज पार्टी का। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखिए, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं के खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कलकत्ता। ये हम लोगों का राइट आंसर होगा। और यहाँ से आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? यहाँ से ध्यान रखना है कि ये कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था जिसमें गांधी जी ने इसके बारे में बात की थी? तो ये 1920 में हुआ था। ये अधिवेशन 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए आश्वस्त किया था। लेकिन इस समय जो कांग्रेस के हेड थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय जी थे। और इन्होंने इस प्रस्ताव को नहीं माना, इसे खारिज कर दिया, यानी कि इसे नहीं माना। लेकिन 1920 में ही पुनः हुआ था नागपुर अधिवेशन। और इस बार जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो बदल गए थे। इस बार अध्यक्ष बने वीर राघवाचारी जी और इन्होंने असहयोग आंदोलन को जो है वो, यानी कि इस प्रस्ताव को मान लिया था। तो ये ध्यान रखेंगे। 1920 में हुआ था कलकत्ता अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने पहले आश्वस्त किया था इसे चलाने के लिए, लेकिन हेड थे लाला लाजपत राय जी, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने इसे नहीं माना था, पारित नहीं किया था। लेकिन 1920 में पुनः जब नागपुर अधिवेशन हुआ उसमें इस प्रस्ताव को मान लिया गया था। लेकिन 5 फरवरी 1922 को पता है आप लोगों को क्या हुआ? चौरी चौरा कांड हुआ, जिसके कारण 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार के संस्थापक था? तो ये तो आप लोग बहुत सुनते हैं, तो इसको वैसे भी आप लोगों को ये रटा होगा। खान अब्दुल गफ्फार खां, जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। तो खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खां, जिन्हें बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ के संस्थापक भी पूछे जाते हैं, यहाँ के हेड भी, यानी इसके संस्थापक भी पूछे जाते हैं और इसके हेड भी पूछे जाते हैं, और कब गठन किया गया था इसका ये भी पूछा जाता है। तो ध्यान रखेंगे गदर पार्टी की अगर बात आती है तो ध्यान रखेंगे इसकी स्थापना 1 नवंबर 1913 को हुई थी। कब हुई थी? 1 नवंबर 1913 को हुई थी। लाला हरदयाल इसके हेड थे और
लाला हरदयाल इसके संस्थापक थे और इसके हेड सोहन सिंह थे। हेड इसके सोहन सिंह थे और इसके संस्थापक की बात करें किसने इसे स्थापित किया, कि कौन इसके संस्थापक या फाउंडर थे, वो थे लाला हरदयाल। अच्छा, इसकी स्थापना कहाँ की गई थी, तो क्या ध्यान रखना है, ध्यान रखेंगे कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। तो इसका मुख्यालय या हेडक्वार्टर कहाँ था, तो वो सैन फ्रांसिस्को में था, ध्यान रखेंगे। तो गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया गया था, जिसके फाउंडर थे लाला हरदयाल और जिसके हेड थे सोहन सिंह। ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखना है। तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित था, सैन फ्रांसिस्को में, ध्यान रखेंगे। और बिल्कुल अगर आप लोगों को ये PDF चाहिए होगी तो आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िए जाइएगा, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में है। सुरोई कुमुदनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदनी लिली है, तो ध्यान रखेंगे मणिपुर में पाई जाती है कुमुदनी। ये आंसर आप लोगों का सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। उड़िया पठार कहाँ स्थित है, राजस्थान में स्थित है। शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का कारण क्या होता है, तो उत्तरी पूर्वी वर्षा ऋतु या मानसून। आप लोगों ने देखा होगा कई बार क्वेश्चन आता है कि ये आप लोगों को भारत का दक्षिण में पता होगा, तो ये पूछा जाता है कि पूर्वी तट पर वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है, तो ये जब मानसूनी पवनें आती हैं, पूछा जाता है जब मानसूनी पवनें भारत में प्रवेश करती हैं तो सबसे पहले वर्षा कहाँ होती है, तो ये केरल के मालाबार तट पर, और लौटते समय कहाँ होती है, तो यहाँ तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को पता होंगे बेसिक, अगर आप लोग MCERT पढ़ते हैं क्लास 6, 7, 8, 9, इन्हीं सब में ये सारा क्वेश्चन मिल जाएगा और बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ भी आएगा। अगली बार आप लोगों को पता होगा एक क्वेश्चन आया था कि गांधी जी ने लंगोटी पहनना कब स्टार्ट किया। तब आप लोगों ने देखा था कि बहुत सारे टीचर्स ने क्या कहा था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो छोड़ने होते हैं, ऐसे उटपटंग क्वेश्चन नहीं किए जाते। लेकिन आप लोग अगर MCERT पढ़ते हैं बुक, तो ये उटपटंग क्वेश्चन नहीं लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे कि ये सारे क्वेश्चन मैंने पढ़ा है, क्योंकि बेसिक MCERT में ही ये सारे फैक्ट बहुत अच्छी तरीके से दिए गए हैं, बिल्कुल स्टोरी बेस्ड, और बहुत अच्छे से समझ में भी आता है। इसलिए तैयारी के दौरान MCERT जरूर पढ़ना है। देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान के, और ये गांधी जी लंगोटी कब से पहनना शुरू किया, अगर आप लोग MCERT पढ़ते हैं तो वहीं पर मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है, तो रोजी पिंक या गुलाबी ग्रेनाइट, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या UT में स्थित है, तो वेस्ट बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है, जो पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च है वो भारत के किस राज्य में स्थित है, वेस्ट बंगाल। कहाँ है, वेस्ट बंगाल। आप लोगों को पता होगा कि भारत में प्रवेश करने वाला पहला पुर्तगाली कौन था, वास्को डी गामा था ये, और कहाँ आया था, तो ये केरल के ये कालीकट बंदरगाह पर आया था, और राजा जमूरियन ने इसका स्वागत भी किया था। पूछा जाता है कि किस राजा ने इसका स्वागत किया था, तो राजा जमूरियन ने, ये ध्यान रखेंगे। कहाँ आया था पहली बार, तो ये पूछा जाता है 1498 में आया था। कब आया था, 1498 में आया था। कहाँ, कालीकट बंदरगाह। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP को मंजूरी कौन देता है, तो कौन देता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी कि आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति देती है। अब ये FRP आप लोगों को पता होगा कि जैसे गेहूँ, चावल, ये सारी फसलें हैं उस पर MSP दिया जाता है। क्या दिया जाता है, MSP दिया जाता है, लेकिन गन्ने पर MSP नहीं मिलता। क्या मिलता है, गन्ने पर FRP मिलता है। और कौन सी समिति देती है, ये पूछा जा रहा है, तो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुधार उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार यानी कि राइट टू वर्क की गारंटी देता है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये आप लोग ध्यान रखेंगे कौन सा है, और ये सभी को रटा होता है। आप लोग देखेंगे तो ये आप लोगों की, जो आप लोग जानते हैं क्लास 6 की जो MCERT है उसका नाम क्या है, भारतीय इतिहास और नागरिक शास्त्र। क्लास 6 की MCERT में पीछे नागरिक शास्त्र में देखेंगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे बहुत विस्तृत तरीके से दिया गया है।
तो ये क्वेश्चन कहाँ के है, क्लास 6 की एनसीईआरटी नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। और बिल्कुल अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप लोग बुक उठाकर देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही ये सारे मिलने वाले हैं। तो ये राइट टू वर्क की गारंटी कौन देता है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और ये भी पूछ सकता है कि ये कब चालू किया गया था, तो ये सारी अगर आप लोग बुक पढ़ेंगे तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे, उसमें दिया गया है। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस, और आप लोग ये भी यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सन वन नहीं पूछ रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो एनसीईआरटी है वो कंसेप्ट बिल्ड करती है, ना कि बहुत फैक्ट ऐसे बहुत नहीं देती है। आप लोग देख रहे हैं इसमें सन वन बहुत कम पूछा जा रहा है, नहीं तो आप लोग ऐसे पेपर देखते हैं तो प्लासी युद्ध कब हुआ, बक्सर का युद्ध कब हुआ, संगोल की संधि कब हुई, या आप लोगों को पता है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं। लेकिन इसमें आप लोग देख रहे हैं तो ये बिल्कुल बहुत कंसेप्चुअल पार्ट पूछता है, ना कि बहुत फैक्ट पूछता है। तो ये ध्यान रखेंगे आप लोगों को, एनसीईआरटी इसीलिए पढ़नी है। स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है, तो स्वर्ण क्रांति किसके लिए जिम्मेदार है, बागवानी के लिए। बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है। तो वैसे तो पेपर में 4 ऑप्शन था, इसमें डायरेक्ट आंसर ही है, तो यहाँ से ये ध्यान रखेंगे कि नाबार्ड जो है वो एक डिपॉजिटरी संस्थान नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया, और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 कि किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए, धारा 100। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। आप लोगों को ये पता होगा कि अधिकतम 6 महीनों के लिए राष्ट्रपति उसे रख सकते हैं, लेकिन हाँ 6 महीने के अंदर उस व्यक्ति को मंत्री बनना होगा। अगर वो नहीं बन पाया तो उसे अपने पद से इस्तीफा या उसे अपने पद से हटना पड़ेगा। तो अधिकतम 6 महीनों के लिए बना सकते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्र अधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। कलकत्ता उच्च न्यायालय। तो इस जो ये हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट, इसका जो अधिकार क्षेत्र है वो अंडमान निकोबार, यहाँ पर आप लोग जानते हैं यहाँ पर है, तो इसका यहाँ पर अधिकार क्षेत्र है। और आप लोगों को पता होगा कि वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, तो 25 हाई कोर्ट हैं, और लेटेस्ट वाला आंध्र प्रदेश का अमरावती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, वर्तमान में कितने हाई कोर्ट हैं, 25, और लेटेस्ट वाला अमरावती है। पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया था। तो आप लोगों को पता होगा कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था, पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया, और 74वें द्वारा नगर पालिका को। और पंचायती राज में कुल कितने कार्य क्षेत्र को रखा गया, तो 29 कितने रखा गया, कितने कार्य क्षेत्र को, तो ध्यान रखेंगे पंचायती राज के लिए 29 और नगर पालिकाओं के लिए 18 कार्य क्षेत्र हैं। और आप लोगों को पता होगा कि 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और जो 12वीं अनुसूची है वो 74वें। और ये दोनों कब हुए थे संशोधन, तो ध्यान रखेंगे 1992, दिसंबर 1992। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम या विधेयक को प्रस्तावित किया गया था। तो अधिकारों का बिल आया था कब, 1928 में। और 1928 में ही आप लोगों को पता होगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी, जिसके संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद थे। और हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1924 में की गई थी, जिसके हेड कौन थे, सचिंद्रनाथ सान्याल। तो दोनों ध्यान रखेंगे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924, संस्थापक कौन थे, सचिंद्रनाथ सान्याल। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में की गई, जिसके हेड चंद्रशेखर आज़ाद थे। और 1928 में क्या आया था, तो मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा कौन सा विधेयक प्रस्तावित किया गया था, तो अधिकारों का बिल, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो स्वर यंत्र में क्या होता है, स्वर रज्जु होते हैं, ये ध्यान रखेंगे, ऐसे ही आप लोग याद रखेंगे इसे।
मिल्क ऑफ मैग्नीस क्या है क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है। तो किस प्रकार का कोलाइड है, सोल। ध्यान रखेंगे कि बेसिक एनसीईआरटी के जो हैं वो साइंस के भी क्वेश्चन आते हैं, तो 5 क्वेश्चन शायद इससे भी आएंगे, तो इसको भी पढ़ना है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है। तो प्रोटोप्लाज्म को कौन जमाता है, मेथेनॉल जमाता है। कौन जमाता है, मेथेनॉल। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एक भौना ग्रह। अच्छा, आंतरिक सौरमंडल इसका मतलब क्या होता है, तो आप लोगों को पता होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह होते हैं, जिसमें आप लोगों को पता होगा कि इधर से 4 और इधर से 4 इधर वालों को क्या कहा जाता है, आंतरिक कहा जाता है, और चाहे बाहर वालों को क्या कहा जाता है, बाहरी। और इनके बीच में क्षुद्र पट्टी होती है, आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि किन 2 ग्रहों के मध्य होता है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्या होता है, बुध होता है, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और इधर क्या हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो ध्यान रखेंगे कि जो मंगल और इधर बृहस्पति, तो ध्यान रखेंगे इधर ही बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें आंतरिक ग्रह कहा जाता है, और इधर बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को बाह्य ग्रह बोला जाता है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी भी पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र भौना ग्रह है, तो सेरस, ये ध्यान रखेंगे। और आप लोगों को पता होगा एक प्लूटो ग्रह था, जिसे 2006 में ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया है। बिछुआ, नेटल जिसे बोला जाता है, तो बिछुआ की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है, मेथनोइक अम्ल। तो ये हम लोगों के थे क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन थे जीके जीएस से, और नीचे भी होंगे, हिंदी के भी क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के भी क्वेश्चन होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ सिर्फ जीके जीएस के क्वेश्चन कर रहे हैं, करंट अफेयर के भी क्वेश्चन हम लोगों ने नहीं किया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएगा, और ये पीडीएफ, इस पीडीएफ में सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैथ के भी क्वेश्चन है, रीजनिंग के भी क्वेश्चन है। उसके बाद ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, जैसे कलम के जादूगर किसे कहा गया है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। तो यहाँ पर हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन है। तो पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कहाँ से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और सारे पीडीएफ को अच्छे से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। तो पहले हम लोग जितने शिफ्ट में पेपर हुए थे, हर शिफ्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद तैयारी अच्छे से हम लोग एनसीईआरटी बुक से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।